क्या अस्थमा में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए? दमा से जुड़ी ऐसी 5 बातों का सच जानेंगे सेहत के पहले सेगमेंट में। कर्नाटक में H5N1 वायरस से 44 मोरों की मौत। इंसानों में भी फैल सकता है ये वायरस। खुद को कैसे बचाना है ये बताएंगे आज दूसरे सेगमेंट में। और सेहत के आखिरी सेगमेंट में पता करेंगे कि दही चावल या फिर खिचड़ी, दोनों में से कौन सा ज्यादा बेहतर है। Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। क्या अस्थमा पूरी तरह ठीक कर सकते हैं? क्या अस्थमा में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए? क्या अस्थमा सिर्फ बच्चों को होता है? क्या इनहेलर की आदत लग जाती है? क्या इनहेलर सिर्फ गंभीर अटैक में ही इस्तेमाल होता है? ये सारे वो सवाल हैं जो अक्सर अस्थमा के मरीजों के मन में आते हैं। अस्थमा सांस से जुड़ी एक बीमारी है जिसमें सांस की नलियों में सूजन आ जाती है और वो संकरी हो जाती है, यानी कि पतली हो जाती है। इससे सांस लेने में दिक्कत, खांसी और सीटी जैसी आवाज आने लगती है। अगर अस्थमा अटैक पड़े और समय पर मदद ना मिले तो मरीज की जान भी जा सकती है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज कोलैबोरेशन की 2019 में आई रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 26 करोड़ से ज्यादा लोग अस्थमा से जूझ रहे हैं। वहीं द ग्लोबल अस्थमा रिपोर्ट 2022 के अनुसार इनमें से करीब 3.5 करोड़ लोग भारत के हैं। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है, इसीलिए बहुत जरूरी है कि अस्थमा को लेकर लोगों के मन में जो सवाल हैं उनके जवाब उन्हें मिले। तो चलिए फिर आज सेहत के इस एपिसोड में हम ऐसे ही 5 सवालों के जवाब पता करेंगे। सुनिए। अस्थमा बच्चों को भी हो सकता है, मिडिल एज में भी हो सकता है, बुजुर्ग लोगों को भी हो सकता है। किसी भी एज ग्रुप में अस्थमा पॉसिबल है। अस्थमा में एक्सरसाइज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना अच्छा एक्सरसाइज करोगे आपका अस्थमा और अच्छा होगा, आपको मेंटली अच्छा लगेगा, आपका वेट लॉस होगा, आपका मूड अच्छा होगा, तो अस्थमा भी बहुत अच्छा कंट्रोल में आएगा। स्ट्रेस कम हो जाएगा एक्सरसाइज करने से, क्योंकि अस्थमा में बहुत सारे जो ट्रिगर्स होते हैं उनमें स्ट्रेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओबेसिटी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट होता है अस्थमा का ट्रिगर। हाँ, कभी आपको बहुत ज्यादा अस्थमा का अटैक आया हुआ है, बहुत ज्यादा ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, वीजिंग हो रही है, तो उन दिनों में आप एक्सरसाइज मत जाइए और आप अपना जो कॉम्बिनेशन इनहेलर है जो आपके डॉक्टर ने दिया है आप उसका यूज करिए। जब आप ठीक हो जाए फिर एक्सरसाइज करनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। इनहेलर जैसे ही अस्थमा का डायग्नोसिस होता है, इनहेलर सबसे पहले देना होता है। अगर बहुत ज्यादा अटैक्स आ रहे होते हैं तो इनहेलर काम ही नहीं करते, तब तो हमें नेबुलाइजर या और इंजेक्टेबल पे पेशेंट को रखना पड़ता है। इनहेलर्स की आदत बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। देखिए, आदत उन चीजों की होती है जो आपके दिमाग पे जाके हिट करती हैं। जैसे आप शराब पीते हो, सिगरेट पीते हो, बहुत टाइम तक पीने के बाद अगर आप एकदम छोड़ देते हो तो आपको विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, आपको उसकी इच्छा होती है बार बार पीने की, वो होता है आदत लगना। इनहेलर में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसकी आदत लगती हो। इनफैक्ट हम तो अपने पेशेंट को खुद ही बताते हैं कि जितना दिन लेना है आप उसके बाद बंद भी कर सकते हो, आप शुरू भी कर सकते हो जब दिक्कत होती है। कई पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको कई कई टाइम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए आदत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल गलत है। देखिए, अस्थमा क्योंकि एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। जेनेटिक प्रॉब्लम कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती है। हाँ, इसको इतना अच्छा कंट्रोल में हम कर सकते हैं कि कई बार पेशेंट को कई कई साल दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, कई बार कई महीने जरूरत नहीं पड़ती। और जैसे ही कोई थोड़ा सा ट्रिगर का एक्सपोजर होता है तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है। पर पेशेंट को, अस्थमा वाले पेशेंट को ये भी पता होता है कि उसको कौन सा इनहेलर लेना होता है जो उसके डॉक्टर ने उसको बताया होता है। और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कॉम्बिनेशन इनहेलर। कभी भी सिंगल इनहेलर नहीं देते। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जिसमें 2 तरह की दवाइयां होती हैं। एक होता है इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एक होता है ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर आपकी जो एयरवेज होती हैं वो उसको खोलते हैं, और इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं जो सूजन होती है जिसकी वजह से आपकी सांस की जो एयरवेज होते हैं पतले होते हैं, वो उस सूजन को ठीक करते हैं। इसलिए अस्थमा में ये 2 दवाइयों का कॉम्बिनेशन इनहेलर ही सबसे उपयोगी है, चाहे वो इमरजेंसी हो चाहे रूटीन यूज हो। अस्थमा के मरीज हमेशा अपने पास इनहेलर जरूर रखें ताकि अगर कभी अस्थमा का अटैक पड़े, सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत राहत पाई जा सके।
समझे? अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, तन की बात। कर्नाटक के तुमाकुरु जिले में करीब 44 मोरों की मौत हो गई है। वजह है H5N1 वायरस। सभी मौतें 16 से 21 अप्रैल के बीच हुई। मोरों की मौत का कारण पता चलने के बाद अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। उनसे कहा गया है कि वो चिड़ियाघर, बर्ड सेंचुरीज और जंगलों में इसका फैलाव रोकने के लिए सावधानी बरतें। साथ ही अगर किसी पक्षी की मौत होती है तो तुरंत इसकी सूचना दें और सैंपल लेकर टेस्टिंग के लिए भेजें। डिपार्टमेंट के अनुसार अगले 10 दिनों तक 38 गांवों के 20,000 से ज्यादा लोगों की जांच की जाएगी। देखा जाएगा कि किसी को बुखार, फ्लू जैसे लक्षण या सांस से जुड़ा कोई गंभीर इन्फेक्शन तो नहीं है। डिपार्टमेंट ने आम लोगों को भी इन्फेक्शन से बचने के लिए एहतियात बरतने की सलाह दी है। देखिए, लोगों को सावधानी बरतने के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि H5N1 वायरस के मामले सिर्फ पक्षियों और जानवरों तक सीमित नहीं है, ये उनसे इंसानों में भी फैल सकता है। पहले भी फैला है। अब ये H5N1 वायरस है क्या, ये इंसानों में कैसे फैल सकता है, इसके लक्षण क्या है, इलाज और बचाव कैसे करें, ये सब हमें बताया अपोलो हॉस्पिटल पुणे में जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट के कंसल्टेंट डॉक्टर सम्राट शाह ने। डॉक्टर सम्राट कहते हैं कि इन्फ्लुएंजा वायरस 4 तरह के होते हैं, इन्फ्लुएंजा A, B, C और D। इनमें इन्फ्लुएंजा A वायरस का सब टाइप है H5N1, जिसे बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। बर्ड फ्लू ज्यादातर पक्षियों और जानवरों को होता है, जैसे मुर्गी, बत्तख, कबूतर, बकरी और गाय। लेकिन संक्रमित जानवर या पक्षी के संपर्क में आने से इंसान भी बीमार हो सकता है, खासकर अगर वो उनके मल मूत्र, थूक या गंदगी को छू ले। इसका रिस्क उन लोगों को ज्यादा है जो मुर्गा पालन करते हैं, चिड़ियाघर में काम करते हैं, पशु चिकित्सक हैं, मांस मछली बेचते हैं या चिकन या अंडा खाते हैं। अगर H5N1 का इन्फेक्शन हो जाए तो लक्षण दिखने में 2 से 8 दिन लगते हैं। H5N1 इन्फेक्शन के लक्षणों में शामिल है तेज बुखार, कमजोरी, खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द, कभी कभार कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है। अगर दिक्कत पड़ जाए तो सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। दिमाग पर असर पड़ने से दौरे भी पड़ सकते हैं। ऐसे लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर लक्षण देखकर एंटीवायरल दवाइयां देते हैं। हालत गंभीर होने पर मरीज को अस्पताल में भर्ती किया जा सकता है। H5N1 से बचना है तो हर साल फ्लू की वैक्सीन ले, इससे थोड़ी मदद मिल सकती है। वहीं जिस जगह पर H5N1 वायरस के मामले मिले हों वहां के लोग थोड़ी ज्यादा सावधानी बरतें। संक्रमित मुर्गी या उसके अंडे खाने से भी ये वायरस फैल सकता है, इसीलिए जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो चिकन अच्छे से धोकर ही पकाएं। अगर चिकन अच्छे से नहीं पका है तो वायरस की चपेट में आने का रिस्क बढ़ जाता है। इसी तरह अंडा उबालकर ही खाएं और कच्चा दूध पीने से बचें। खाना बनाते समय साफ सफाई का ध्यान रखें क्योंकि ये वायरस हाथों और बर्तनों से भी फैल सकता है। इसके अलावा जो लोग मुर्गी पालन करते हैं वो पूरी बाह के कपड़े पहने, ग्लव्स का इस्तेमाल करें। ग्लव्स उतारने के बाद अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करें। अगर हैंड सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन और पानी से भी साफ कर सकते हैं। इस तरह ही आप खुद को इस वायरस से बचा सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के आखिरी सेगमेंट की तरफ, खुराक यानी एक झक्कास सी हेल्थ टिप। गर्मियों में कई लोगों के दिन की शुरुआत दही चावल खाने से होती है। इसे खाने से शरीर को ठंडक मिलती है, एनर्जी, हाइड्रेशन भी मिलता है। ये पेट के लिए भी अच्छा है। वहीं कुछ लोग गर्मियों में खिचड़ी खूब खाते हैं। ये पचाने में आसान होती है और पोषण भी देती है। पर अगर दही चावल और खिचड़ी में से किसी एक को चुनना हो तो वो क्या होगा? पाचन, वेट लॉस, पोषण और गर्मियों के हिसाब से दोनों में कौन सा ज्यादा बेहतर है? ये हमने पूछा धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल दिल्ली में मेडिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट और यूनिट हेड डॉक्टर अशोक कुमार से। डॉक्टर अशोक कहते हैं कि पाचन के लिहाज से दही चावल ज्यादा हल्का और सूदिंग माना जाता है। दही एक प्रोबायोटिक है, यानी ये आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है, जिससे पाचन बेहतर होता है। ब्लोटिंग और एसिडिटी जैसी दिक्कतें कम होती है। वैसे तो खिचड़ी भी आसानी से पच जाती है और बीमार या कमजोर पाचन वालों के लिए बहुत अच्छी होती है, पर गर्मियों में दही चावल का ठंडा और शांत करने वाला असर पेट को ज्यादा राहत देता है। वेट लॉस के मामले में भी दही चावल बेहतर है। अगर दही लो फैट हो और दही चावल सीमित मात्रा में लिया जाए तो ये पेट देर तक भरा रखता है, जिससे बार बार भूख नहीं लगती। नतीजा, वेट लॉस में मदद मिलती है। वैसे तो खिचड़ी भी हेल्दी है, लेकिन इसमें चावल और दाल दोनों होने की वजह से कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ सकती है। ऐसे में अगर पोषण कंट्रोल ना किया जाए तो कुल कैलोरी इंटेक ज्यादा हो जाता है। हालांकि ओवरऑल पोषण के लिहाज से खिचड़ी बेटर है क्योंकि इसमें दाल चावल का कॉम्बिनेशन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का अच्छा संतुलन देता है। अगर इसमें सब्जियां और थोड़ा घी भी डाल दिया जाए, साथ में दही और सलाद हो, तो खिचड़ी बैलेंस्ड मील बन सकती है। गर्मियों के हिसाब से दही चावल ज्यादा बेहतर माना जाता है। ये शरीर को ठंडक देता है और गर्मी से होने वाली थकान व डिहाइड्रेशन में राहत पहुंचाता है। आप दही चावल को लंच में ले सकते हैं क्योंकि उस वक्त शरीर को हल्का और ठंडा खाना चाहिए होता है। इसे रात में खाने से बचना चाहिए। जहां तक खिचड़ी की बात है तो इसे लंच या डिनर किसी में भी ले सकते हैं। बस दोनों ही मामलों में ये ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा घी, तेल, मसालों का इस्तेमाल न हो। साथ ही पोषण कंट्रोल में रखें, ये बहुत जरूरी है। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही ईमेल आईडी पर दाग दीजिए। सूचना समाप्त। शुक्रिया।